हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, अगर आप भी यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो अगले 180 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज है हमारा डे 2 और आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक जो कि होगा स्थल मंडल। तो चलिए सीधे क्लास करते हैं स्टार्ट। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे कि आज हम कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में दो चैप्टर किए थे। जिसमें पहला चैप्टर था ब्रह्मांड और दूसरा चैप्टर था पृथ्वी की गतियां। जिसने वो चैप्टर नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम स्थल मंडल में टोटल 5 चैप्टर करने वाले हैं। 5 चैप्टर इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने 180 दिन का जो टारगेट रखा है, हमें उसमें 7 से 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कम दिन में अगर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चैप्टर छोड़ने वाले हैं। वीडियो हालांकि लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको एक सहूलियत मिलेगी कि आपको 180 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि अलग हर सब्जेक्ट के लिए अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनेगी। सिंगल प्लेलिस्ट होगी 180 दिन वाली, और उसी में डे 1 डे 2 करके कंप्लीट हम सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे आज। तीसरा जो चैप्टर होगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। चौथा है अक्षांश और देशांतर रेखा, और तिथि और समय रेखा से। पांचवा चैप्टर होगा भूकंप और सुनामी से रिलेटेड, और छठा चैप्टर है ज्वालामुखी, और पांचवा है चट्टानें, ठीक। यहाँ पे इनकी नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, 5 के बाद आता है छठा नंबर और ये 7वां नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल हमने अभी तक 7 चैप्टर हम देख लेंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इसमें हम देखेंगे जो पृथ्वी की बाहरी स्थलाकृति है और उनकी जो आंतरिक संरचना है उनका बहुत गहरा यहाँ पे संबंध होता है, अंदर से बाहर का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम भूगर्भ की जो बनावट है उसका अध्ययन। भूगोल और भूगर्भ शास्त्र दोनों का यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय है रहने वाला है। क्योंकि आंतरिक भाग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, बेसिक सी बात है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष साधनों पर यहाँ पे निर्भर रहते हैं, और सटीक विश्लेषण के लिए पृथ्वी की गहराई में मौजूद जो परतें उनको समझना यहाँ पे अनिवार्य है। यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी की त्रिज्या की, तो लगभग 6371 किलोमीटर ये लंबी है पृथ्वी की त्रिज्या, जो रेडियस होती है इसकी, ठीक है। रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से लेके बाहर तक, जहां मनुष्य का सीधे यहाँ पे पहुंचना असंभव है, यानी कि बीचों बीच सेंटर में। तो यहाँ पे आप लेयर में देख सकते हैं, सबसे अंदर इनर कोर, फिर उसके बाद आउटर कोर, फिर उसके बाद मेंटल, और सबसे बाहर क्या होता है, क्रस्ट होता है। बात करेंगे इसकी पृथ्वी के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे जो अप्राकृतिक साधन होते हैं जिसमें डेंसिटी होती है, प्रेशर और तापमान यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें उत्पत्ति के जो साक्ष्य होते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसीय यानी कि निहारिका परिकल्पना से यहाँ पे हम उत्पत्ति के साक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया यानी कि वोल्केनो से, भूकंप विज्ञान यानी कि सेस्मोलॉजी से, और उल्का पिंडों के साक्ष्य यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अप्राकृतिक साधन की, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान की हम बात करने वाले हैं। घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 है। यहाँ पे क्रस्ट का घनत्व 3.0 होता है, और जो क्रोड होता है उसका घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक होता है, यानी कि जो केंद्र पे होता है ना क्रोड, उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी में। दबाव की बात करें तो गहराई के साथ दबाव यहाँ पे बढ़ता जाता है, यानी कि जितना हम पृथ्वी के अंदर जाते रहेंगे वहां पे प्रेशर क्या होगा, वहां पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितना हम बाहर को यानी कि ऊपर को रहेंगे उतना यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। क्रोड में भारी धातुओं से बना हुआ है जो सेंटर है, एक सेकेंड, जो यहाँ पे पृथ्वी है जैसे है, इसका ये भाग क्रोड है, ठीक है। और इसके बाद आउटर भाग, और उसके बाद इसके बाद ऐसे करके है। तो ये जो क्रोड वाला भाग है ना, क्रोड वाला भाग क्या है, भारी धातुओं से बना हुआ है जो उच्च घनत्व यहाँ पे सुनिश्चित करता है। यानी कि जब यहाँ पे मेंटल ये जो मेटल रहते हैं बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं, उसकी वजह से क्या है, इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहता है, और दबाव भी क्या होता है अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तापमान की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम पे आ जाता है, जो 32 मीटर है, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बढ़ता है अंदर जाने पे, ठीक है। हम अगर ऊपर से अंदर को जाएंगे तो 32 मीटर अगर जैसे पार कर लिया हमने, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, फिर 32 जाएंगे फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें
इस हिसाब से जब 100 किलोमीटर जाएंगे तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तापमान, और 300 किलोमीटर जाने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बढ़ जाता है पर सेंटीग्रेड, यहाँ पे पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर यहाँ पे बढ़ता है, और उसके आगे 1 डिग्री पर सेंटीग्रेड यहाँ पे किलोमीटर बढ़ता है। अब बात करें इसके बाद प्राकृतिक संसाधन जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान की, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्या होता है, लावा और मैग्मा की मौजूदगी में तरल या अर्धतरल पदार्थ है संकेत देती है कि, हालांकि ये जो सटीक गहराई है इसमें बताने में विफल है, क्योंकि हमें पता नहीं चल सकता है कि जो लावा है वो कितने अंदर से आ रहा है। ठीक है, भूकंप विज्ञान की बात करें यानी कि सिस्मोलॉजी की, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय लहर जैसे कि इसमें पी और एस तरंगे होती है, इसका अध्ययन किया जाता है, और इस सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक साधन यहाँ पे होता है भूकंप विज्ञान जानने का। अब इसके बात करेंगे यहाँ पे पृथ्वी के जो भाग हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट की बात हम करेंगे। जो सबसे ऊपर होता है ना हिस्सा, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है अर्थ का, उसको बोलते हैं क्रस्ट है, और ये बना होता है सियाल। इसको सियाल भी बोलते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। इसकी औसत जो मोटाई होती है 30 किलोमीटर होती है, और निर्माण किसके रूप से होता है, मुख्य रूप से सिलिका SI और एल्युमिनियम सियाल से। ठीक है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। तरंग गति की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट में जो तरंग गति होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, और जो क्रस्ट होता है इसके निचले हिस्से में क्रस्ट वहां पे होती है 6.9 किलोमीटर पर सेकंड। घनत्व की बात करें तो 2.90 से 3.3 तक यहाँ पे होता है। और कोनरोड असंबद्धता की बात करें तो ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच की जो विभाजक सीमा है इसको बोलते हैं कोनरोड असंबद्धता। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा जो सीमा है, सीमा यहाँ पर दूसरी सेकंड लेयर होती है, जो सीमा यानी कि SI सिलिका से और MA यानी कि मैग्नीशियम से बनी रहती है। ठीक है, इसकी बात करें तो 2900 किलोमीटर तक ये फैले रहती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर। और आयतन की बात करें तो पूरी पृथ्वी का 83% सर्वाधिक ये हिस्सा सीमा का ही है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे इसकी गतिमंडल का, तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में तरंग गति 7.8 किलोमीटर पर सेकंड तक गिर जाती है। और इसकी असंबद्धता की बात करें तो यानी कि क्रस्ट और मेंटल और रेपिटी यानी कि अपर लोअर, यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखो हमारी पृथ्वी के है ना अंदर से प्याज की तरफ परतों में खुली हुई है कि लेयर बाय लेयर है। अब क्या होता है जब हम एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तो उनके बीच में एक बॉर्डर या विभाजन रेखा ये आ जाती है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, चट्टानों की मोटाई, दबाव और घनत्व अचानक यहाँ पे बदलते रहते हैं। तो भूगोल में इसी बॉर्डर या सीमा रेखा को असंबद्धता कहते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी। और जो ये मोह है ना, मोह क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर है क्रस्ट और उसके बाद जो मेंटल है, मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो डिवाइडिंग रेखा है ना, डिसकंटिन्यूटी रेखा है, उसको बोलते हैं मोह। और यहाँ पे जो रेपिटी है, रेपिटी बोलते हैं जो अपर और लोअर मेंटल है उसके बीच की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं रेपिटी। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे नीफे की, जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे नीफे। तो इसमें क्या होता है, नीफे यानी कि नी में, नी का मतलब होता है निकिल और आयरन यानी कि Fe का मतलब यहाँ पे आयरन से होता है, तो इसलिए इसको नीफे बोलते हैं। यहाँ पे बाह्य रोड की बात करें तो एस तरंगे यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है, जो कि वो होती है भूकंप वाली तरंगे होती हैं, वो एस तरंगे इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। और यहाँ पे बात करेंगे इसका घनत्व 10 से शुरू होकर केंद्र में 13.6 तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा को यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे कहते हैं। मेंटल हो गया और क्रोड की सीमा यानी कि इनर क्रोड की सीमा के बीच में। तो ये थे 3 भाग, ठीक है, अर्थ के। अब बात करेंगे यहाँ पे एक ब्रीफ जानकारी, यहाँ पे नज़र देख लेते हैं एक नज़र में, जिसमें यहाँ की रासायनिक नाम की बात करें तो सियाल, सीमा और निफे, यानी कि सियाल सबसे ऊपर है, सीमा बीच में और निफे सबसे नीचे रहता है। ठीक, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो मेंटल जो होता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में रहता है 83%, क्रोड जो है 16% रहता है और क्रस्ट मात्र 1% रहता है।
बात करेंगे इसके बाद भौतिक अवस्था की। जो क्रस्ट होता है वो ठोस होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो ठोस होता है। बाह्य कोर जो होती है वो तरल अवस्था में होती है, और मेंटल जो होता है वो अर्ध तरल में होता है। अब बात करें इसके बाद लास्ट में क्विक रिवीजन इस चैप्टर का, जो कि है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मेंटल क्या है, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरता है, सबसे ज्यादा मेंटल घेरता है। और मोह संबद्धता यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी होती है मोह वाली, वो होती है क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। और इसी क्रम में देखें सियाल जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है, और एस तरंगे बाह्य रोड में यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मतलब कि कुल जो पूरा चैप्टर का ये क्या है, वन लाइनर में बना रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरा जो चैप्टर है अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड की देखें तो इसकी परिभाषा क्या है, देखो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में पाई जाने वाली मापीय कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश का मतलब होता है जो लैटिट्यूड होती है ना, लेटी हुई जो रेखाएं हैं इसको बोलते हैं अक्षांश। अब ये क्या होती है, ये हमेशा अंशों यानी कि डिग्री और मिनटों को और सेकंड को में यहाँ पे दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, यहाँ पे चलो ये तो हो गया लोकेशन हो गया इसका, ठीक, इसकी बात नहीं करते हम। यहाँ पे भारत के लोकेशन के हिसाब से समझते हैं। भारत क्या है ना, यहाँ पे इस वाले स्टेज में है, अभी तो ये थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं हम, जैसे अगर ग्लोब सीधा रहेगा तो यहाँ पे है इसकी भारत की लोकेशन, ठीक है, अपने इंडिया की। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, अभी देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं, तो लेटा हुआ जो विस्तार है वो देखो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से क्या है, ये 0 पे है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अगर एक डंडा है यहाँ पे ऊपर तो मिनट, और 2 डंडे होंगे तो सेकंड का यहाँ पे माप होता है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ तक कितना होता है टोटल इसका, 37 डिग्री 6 मिनट इसका होता है। और ये नॉर्थ अक्षांश में आता है, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे जो अक्षांशीय रेखाएं होती है भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुवों तक खींचे गए काल्पनिक वृत्त होती है। ऐसा नहीं कि ये धरती में खींची हुई है, ये काल्पनिक रेखा है। और इनकी कुल संख्या इंपॉर्टेंट है, इनकी कुल संख्या है 181। क्योंकि देखो 90 जो रेखाएं हैं वो तो है ऊपर की साइड, इक्वेटर से ऊपर की, और 90 क्या है, इक्वेटर से दक्षिण की साइड है, और एक क्या है बीच में इक्वेटर है। तो यहाँ पे कितनी होती है टोटल, 181 होती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद जो इंपोर्टेंट मुख्य अक्षांश रेखा है उनकी बात हम कर लेते हैं, जिसमें पहली है भूमध्य इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह है इक्वेटर, बीचों बीच, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीचों बीच। अब बात करेंगे कर्क रेखा की, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखो यहाँ पर अगर बीचों बीच बांट दिया इक्वेटर ने, तो ये क्या हो गया, एक बन गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक बन गया साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्ध गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ गया। अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री ऊपर जाके यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मकर रेखा, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन। ये 23.5 डिग्री साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक वृत्त की बात करें तो 66 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ में है। अब इसके भी ठीक ऊपर है, यहाँ पे बना नहीं है, हालांकि मैं बना देता हूँ, यहाँ पे है जैसे ये, ठीक, ये क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ऊपर क्या है आर्कटिक महासागर है और नीचे क्या है अंटार्कटिक महासागर है। तो 66.5 डिग्री, ठीक 66.5 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात मुख्य अक्षांश रेखाओं की। अब बात करेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देशांतर रेखाएं जो हमारी अर्थ है, ग्लोब है, उसमें जो खड़ी लाइनें होती है, देखा ऊपर से लेके नीचे जा रही है ना, तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देखो ये ऐसे करके जा रही है और ये यहाँ से निकलती हैं और नीचे मिल जाती है, ऊपर से निकलती है यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मिल जाती है, ठीक। यहाँ पे बात करेंगे
तो 0 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और ग्रेट सर्किल की बात करें तो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखो कोई सी भी रेखा हो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे खींचेगी ना, तो अगर हम पृथ्वी को काटें तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में कटेंगी। और इनकी कुल रेखाएं कितनी है, 360 रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का कितना होता है कोण, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रखना है याद आपको कि जो भूमध्य रेखा है उस पर 1 डिग्री का मान कितना होता है, लगभग 111.32 किलोमीटर यहाँ पे होता है। और ध्रुवों पर ये मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवों पर क्या है, सब जाके पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे समय की गणना। यहाँ पे देखें तो 1 डिग्री देशांतर कितना होता है, 4 मिनट के बराबर यहाँ पे होता है, ये आपको याद रखना है। और इसी हिसाब से 15 डिग्री देशांतर कितना हो जाएगा, 60 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आपको तो पृथ्वी क्या है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसी से निकला है 1 डिग्री कितना मिनट होता है, 4 मिनट यहाँ पे होता है। और इसलिए यहाँ पे पूर्व क्या है, समय हमेशा आगे रहता है, और पश्चिम क्या होता है, समय हमेशा पीछे रहता है। यानी कि जो अर्थ का, ये हमारा अर्थ का ये जैसे ग्लोब है यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे है, तो ये जो ईस्ट साइड होगा ये हमेशा आगे रहेगा, और पश्चिम का साइड जो है हमेशा पीछे रहता है टाइम। अब बात करेंगे यहाँ पे स्थानीय समय और मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो यहाँ पे किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति मध्याह्न के आधार पर यहाँ पे तय होता है समय। बात कर लेंगे इसकी, तो जो असुविधा से बचने हेतु देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा को समय यहाँ पे माना गया है। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि नैनी प्रयागराज से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे भारत की स्थिति, ठीक है, ये स्थिति, एक सेकेंड, अब देखो ये है अपना भारत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने बताया कि 1 डिग्री जब देशांतर आगे बढ़ता है तो 4 मिनट का यहाँ पे फर्क आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देशांतर का डिग्री कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। कहने का मतलब है हर डिग्री पे जब टाइम आगे बढ़ता है तो यहाँ पर टाइम कुछ और होगा, यहाँ पर टाइम कुछ और होगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया है, एक जैसा समय रहने के लिए, पूरे देश का समय एक जैसा रहे, इसके लिए एक काल्पनिक देशांतर रेखा खींची गई जो कि देश के मध्य से होकर गुजरती है। और ये मध्य से का मतलब है कि यहाँ पे से गुजरती है, जो कि है प्रयागराज के नैनी जगह से। और इसकी जो वो डिग्री में है वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो मानक समय है रेखा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से जा रही है तो ये मात्र 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और ओडिशा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसी क्रम में हम कर्क रेखा भी देख लेते हैं, जो कि 23.5 डिग्री ऊपर रहती है, नॉर्थ है। तो इसको हम देख लें तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे होते हुए ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी थोड़ा सा भाग लगता है यहाँ पे, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस हिसाब से 8 राज्य हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर रहता है, राजस्थान का भी हिस्सा टच होता है इसमें। अब बात करेंगे यहाँ पे समय गणना के व्यवहारिक नियम की। तो यहाँ पे दाईं ओर जब बढ़ेगा तो 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट बढ़ते हैं, बाईं ओर जब जाएगा तो 1 डिग्री यहाँ पे 4 मिनट घट जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसी क्रम में अरुणाचल और गुजरात के स्थानीय समय में क्या है, लगभग 2 घंटे का यहाँ पे अंतर होता है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, IST के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के जरिए यहाँ पे टोटल टाइम एक ही माना जाता है। इसके बाद देखें अगला, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात करेंगे, जो कि ये 180 डिग्री देशांतर के सहारे क्या समुद्र के ऊपर से खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा है। और ये रेखा ना सीधी नहीं है, इसे कई जगह से मोड़ा गया है। कारण क्या है, यहाँ पे एक ही द्वीप समूह में क्या अलग अलग तारीखें ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक ही यहाँ पे ये रेखा को ऐसे ऐसे करके मोड़ा गया। अभी दिखाऊंगा मैं मैप में। और यहाँ पे जो जगह जगह मोड़ा गया है वो है बेरिंग सागर, फिजी और न्यूजीलैंड। और इसे पार करने पर कैलेंडर में क्या है, एक दिन यहाँ पे बदलाव हो जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये देखो इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे है, फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, देश है, ठीक है। अब देश का तो टाइम सेम हुआ, अब देश का कुछ भाग यहाँ पे है, कुछ ऐसे अंदर को है, तो इस टाइप से बना हुआ है। अब देखें यहाँ पे आईडीएल यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन पार करने के नियम क्या होते हैं। अगर देखो पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक दिन जोड़ देंगे, जैसे सोमवार से यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, और पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन यहाँ पे घटा देंगे, जैसे सोमवार से यहाँ पे रविवार हो जाएगा। याद ये रखना है कि 180 डिग्री जो पूर्व और पश्चिम के बीच में कुल 24 घंटे का यहाँ पे अंतर होता है, यानी कि पूरा एक दिन का अंतर होता है। अब इस चैप्टर का रिवीजन करें तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होती है, इक्वेटर। ग्रीनविच जो रेखा 0 डिग्री वो लंदन से गुजरती है, जो कि समय का मानक है, यानी कि इंटरनेशनल टाइम का मानक है। भारत का जीएमटी क्या है, जो भारत क्या है, भारत का जो टाइम है वो जीएमटी से कितना चलता है आगे, 5.5 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलता है। और आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते समय क्या होता है, जो जलयान होते हैं वो अपनी घड़ी और कैलेंडर को यहाँ पे सेट यहाँ पे करना पड़ता है, एक दिन का आगे या पीछे उस हिसाब से जहाँ को जा रहे हैं। बात करेंगे दो देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है उसको भूमध्य रेखा पर ही होती है। अब बात करेंगे तीसरा जो चैप्टर है वो है भूकंप और सुनामी से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात करें तो भूकंप होता क्या आखिर में, तो भूकंप क्या है, भूपृष्ठ यानी कि ऊपरी हिस्से पर जो अर्थ के वहां पे एक अचानक कंपन होता है, जो भूगर्भ के अंदर चट्टानों के लचीलेपन या यानी कि सम स्थिति यानी कि आइसोस्टेट्स के समायोजन का सीधा परिणाम यहाँ पे होता है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी तो आंतरिक ऊर्जा के अचानक यहाँ पे निष्कासन को दर्शाता है भूकंप है। यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा होती है यानी कि अंदर क्रोड की, उसका जो एनर्जी होता है उसको यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे धकेलता है। बात करेंगे इसके कारण क्या है प्रमुख, तो यहाँ पे पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि मैग्मा के तीव्र निष्कासन से कंपन जो होता है उसके कारण। दूसरा है विवर्तनिक प्लेटों की अस्थिरता, जिसमें प्लेट क्या होती है आपस में रगड़ती है, तो उससे भी क्या होता है भूकंप आता है। तीसरा है भू संतुलन का प्रयास, यहाँ पे भू प्रपटी में संतुलन स्थापित होना इसका कारण है भूकंप का। और वलन और भ्रंश क्रिया की बात करें तो जो चट्टानी परतें होती है उसमें मोड़ और दरारें जो होती है उसके कारण भी भूकंप आता है। और गैसों का फैलाव यानी कि जो भूगर्भ में वाष्प और गैस है उसका जो फैलती है यानी कि प्रसार होता है, तो उससे भी क्या होता है हल्का फुल्का भूकंप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बात करें इस क्रम में रीड का सिद्धांत और मानवीय कारण क्या होते हैं भूकंप के। ये जो HF रीड है इनके अनुसार प्रत्येक चट्टान में खिंचाव या तनाव सहने की एक निश्चित क्षमता होती है। जब यहाँ पे तनाव जो टेंशन बल क्षमता से अधिक हो जाता है तो क्या चट्टान के बीच की चट्टान क्या है बीच से यहाँ पे टूट जाती है, ठीक है। और वो टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर तेजी से लौटता है, जिसे क्या कहते हैं प्रत्यावर्तन, इससे तीव्र उत्पन्न हो जाता है। इस कारण यहाँ पे भूकंप देखने को मिलते हैं। और कृत्रिम या मानवकृत कारक की बात करें, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भारी सड़कों का निर्माण होता है, विशालकाय जलकाय, जैसे कि यहाँ पे जो डैम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोयना जलाशय है, और बांध का निर्माण, खनन जल गतिविधियों की बात करें जिसमें भारी विस्फोट और परमाणु परीक्षण यहाँ पे कृत्रिम भूकंप को जन्म देते हैं। बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली की, तो पहला है रेडॉन गैस संकेतक, जो कि भूकंप से ठीक पहले स्थानीय वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में अत्यधिक क्या होती है अचानक वृद्धि हो जाती है, इसको बोलते हैं रेडॉन गैस संकेतक। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे भूकंप मूल यानी कि फोकस की, तो भूगर्भ के अंदर एक विशिष्ट और निश्चित बिंदु होता है जहां से क्या भूकंप की तरंगें सबसे पहले उठती हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पे अब एक जगह पे यहाँ पे भूकंप यहाँ पे इसके अंदर यानी कि तल पे यहाँ पे भूकंप स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका यह और धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलता है, फिर परत में कंपन पैदा होती है, उसके भूकंप उत्पन्न होता है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है मूल फोकस से यानी कि अंदर से, केंद्र से। भूकंप केंद्र की बात करें तो ये होता है धरातल पर स्थित वो स्थान जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाए। अब ये तो हो गया, देखो मूल फोकस जो होता है वो तो अंदर होता है, लेकिन जो भूकंप का केंद्र होता है एपिसेंटर, अब देखो ये तल है, धरातल है, यहाँ पे अंदर से जब ऊपर को आती है भूकंप की तरंगें तो सबसे पहले जहाँ पे धरातल पे टच करती हैं और उसके बाद फैलती हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं एपिसेंटर यानी कि केंद्र बोलते हैं।
ये हमेशा भूकंप मूल फोकस के ठीक ऊपर यानी कि 90 डिग्री पर स्थित होता है। ठीक इसलिए होता है क्योंकि इसके नीचे से ही तो भूकंप उत्पन्न होता है, और जब ये ठीक ऊपर आता है यानी कि धरातल पर आता है तो यहाँ पे एपिसेंटर का काम ये करता है। इसके बाद बात करेंगे गहराई और वर्गीकरण की। तो मूल की गहराई क्या होती है? आधार पर सामान्यतः 50 किलोमीटर तक होती है। मध्यवर्ती अगर भूकंप है तो 50 से 250 किलोमीटर, और पातालीय गहरे भूकंप है तो 250 से 700 किलोमीटर तक भी जाती है। बात करें इसी क्रम में भूकंपित तरंगों के प्रकार, जिसमें पी, एस और एल वेव्स यहाँ पे मुख्यतः देखी जाती है। अब पी जो तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स। ये होती है अनुदैर्घ्य प्रकार की यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जो कि ध्वनि तरंगों की भांति कणों का कंपन आगे पीछे होता है। इसमें बात करेंगे, इसमें गति सबसे तीव्र होती है, जो कि यह 66% अधिक होती है एस तरंगों की अपेक्षा, और ठोस और तरल दोनों में माध्यम में यात्रा कर सकती है। ठीक है, तरल में थोड़ा क्या है, गति इसकी धीमी होती है, लेकिन ठोस में ये बहुत तेज जाती है। अब एस तरंग की बात करें तो ये सेकेंडरी तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव से, और ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। अब इसमें डायरेक्ट ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक और जो द्वितीयक तरंगे होती है पी और एस प्रकार की, ये कौन से प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है। बात करें इसमें प्रकाश तरंगे जैसी जो कण या कंपन का आड़ा तिरछा होना होता है, इसमें केवल ठोस में गमन कर सकती है, तरल में पूर्णतः गायब हो जाती है सेकेंडरी तरंगे। जिसमें एस की बात करें तो शैडो जोन 103 से 143 डिग्री यहाँ पे सिद्ध करता है कि पृथ्वी का क्या बाह्य कोर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। अब धरातलीय वेव की बात करें तो यानी कि यहाँ पे सरफेस तरंगे यानी कि एल का मतलब है सरफेस तरंगे, लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग पीरियड वैक्स भी इसको कहते हैं। ये केवल धरातल के ऊपरी भाग को प्रभावित करती है, और इसकी गति सबसे धीमी होती है इन तीनों में। ठीक है, इसको सिस्मोग्राफ पर अंत में पहुंचती है, सिस्मोग्राफ में यानी कि सबसे लास्ट में पहुंचते हैं जो। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपीय तरंगों को नापने का एक मीटर होता है। ठीक, यहाँ पे ठीक है। अब विशेष तरंग युग्म गमन की बात करें तो पी और एस हमेशा युग्म में चलती है यानी कि जोड़ों में चलती है। और इसके बाद देखें भूकंप मापन और उपकरण रेखाओं की बात करें तो मेजरमेंट स्केल में सबसे पहले जो था रॉसी फेरल स्केल, इसके माप के अंक 1 से 11 तक निर्धारित किए गए थे। उसके बाद आया मर्केली स्केल, ये पूरी तरह मानव अनुभव और नुकसान की प्रत्यक्ष तबाही पर आधारित है। इसमें कुल 12 मापक अंक यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद जो आजकल वो है रिक्टर स्केल, ये क्या है, वैज्ञानिक लघु गणकीय यानी कि मापक है, जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है, और प्रत्येक अगला पिछले अंक से 10 गुना अधिक कंपन यहाँ पे तीव्रता दर्शाता है। इसी क्रम में देख बात करेंगे इसके बाद वैश्विक भौगोलिक वितरण की। यहाँ पे प्रशांत महासागरीय पेटी में इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागरीय यानी कि पैसिफिक की। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, विश्व के 63% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। और यहाँ पे बात करें जापान, चिली, अलास्का, फिलीपींस से इन देशों के किनारे किनारे है ये मुख्य कारण इसका क्या है, प्लेटों का अभिसरण और सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। अब बात करेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो कि यहाँ पे 21% भूकंप आते हैं, जो संतुलन और भ्रंश के कारण उत्पन्न होते हैं। ये केप वर्ड से अटलांटिक, भूमध्य सागर, आल्प्स और हिमालय पर्वत यहाँ पे होते हुए जाती है। भारत का भूकंप क्षेत्र भी इसी अंग में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और मध्य अटलांटिक पेटी की बात करें तो इसमें आइसलैंड और वोवेड द्वीप का विस्तृत समूह यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेटों के अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस के कारण क्या है, कम तीव्रता वाले भूकंपों का क्षेत्र यहाँ पे कहते हैं। बात करें इसके बाद दूसरा जो है टॉपिक वो है सुनामी। अब बात करें सुनामी का अर्थ क्या होता है? जापानी भाषा में इसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्र की लहरें। ये समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ये जल विस्थापन से उत्पन्न अत्यंत लंबी और कम कंपन करने वाली प्रलयकारी तरंगें होती हैं। इसमें समुद्र का पानी तली से सतह तक क्या होता है, पूरी गहराई में गति करता है। इसकी भौतिक विशेषता की बात करें तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 160 किलोमीटर तक, और जो इसकी स्पीड होती है वो 650 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। बात करेंगे इसके तो ऐतिहासिक सुनामी जो 2004 और 11 की त्रासदी, उसकी बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागरीय सुनामी आई थी।
जिसका जो स्रोत था वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास हिंद महासागर की तली में था। 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था और इसी के कारण जब भूकंप समुद्र में आते हैं, महासागर में आते हैं, तो उसके कारण ही क्या होती है, सुनामी आती है। मूल कारण क्या था, भारतीय विवर्तनिक प्लेट का बर्मी प्लेट के साथ नीचे यहाँ पे धंसना था। इसके प्रभाव से भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित 11 देश प्रभावित हुए थे और 11 मार्च 2011 का जो जापान में आया था भूकंप और सुनामी, उसके कारण 9 तीव्रता का महाभूकंप आया था। भयानक सुनामी यहाँ पे हुई थी, 130 किलोमीटर दूर थी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, और परमाणु संकट भी हो गया था यहाँ पे। कुकसीमा दाइची परमाणु संयंत्र यहाँ पे नष्ट हो गया था। और भयंकर क्या हुआ था, रेडियो धर्मी रिसाव यहाँ पे हुआ था, जिसे अंतरराष्ट्रीय रेटिंग पर लेवल 7 यानी कि सर्वोच्च आपदा यहाँ पे घोषित किया गया था। अब बात करें इसके बाद भूकंप और सुनामी चेतावनी तंत्रों की, तो यहाँ पे एक तकनीक है डार्ट यानी कि डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये क्या है, समुद्र तल पर सुनामीटर और सिग्नल भेजने वाले जो उपकरण होते हैं उनसे युक्त होती है। इसे तटीय क्षेत्रों में 8 घंटे पूर्व सटीक चेतावनी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। दूसरी है भारत की इनकोसिस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, सूचना सेवा केंद्र। ये अक्टूबर 2007 में दुनिया के सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कार्यरत है। ये हिंद महासागर में आए किसी भी भूकंप का विश्लेषण करके 20 मिनट में सटीक चेतावनी यहाँ पे जारी कर देता है। और लघु अवधि भविष्यवाणी के यंत्र की बात करें तो ऑटोनेस वाटर लेवल रिकॉर्डर यानी कि इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक 15 मिनट में क्या होता है, समुद्र जल स्तर में हलचल यहाँ पर दिखाता है, जिससे क्या है 1-2 घंटे पहले भूकंप का पता यहाँ पे चल जाता है। और सूक्ष्म भूकंपी झटकों को भापने हेतु सिस्मोग्राफ और माइक्रोफोन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब बात करेंगे भारत के संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन ढांचे की, जिसमें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के संकट की बात करें तो भारतीय प्लेट क्या लगातार यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेलती है। जैसे ये जो है इंडियन प्लेट है, जो ये भारत है जिसमें इंडियन प्लेट कहलाती है, और ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ये जो भारतीय प्लेट है हमेशा क्या करती रहती है, धकेलते रहती है ऊपर की ओर को। इसके कारण जो हिमालय है और उत्तर का जो विशाल मैदान है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सिक्किम क्या है 2011 में भूकंप आया था, नेपाल में 2015 में 7.8 का भूकंप आया था, और अभी आज ही के टाइम पे क्या हो रहा है, करंट में वेनेजुएला में भी बहुत बड़ा भूकंप यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें 10,000 से लोग क्या हो गई, लोगों के यहाँ पे जान माल की हानि हो चुकी है अभी तक। बात करेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की अस्थिरता की, तो पहले पठार को भूगर्भीय रूप में पूर्णतः स्थिर माना जाता था, लेकिन 1993 के बाद लातूर भूकंप और 2001 के बाद जो भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था, इसने साबित कर दिया कि दबाव से आंतरिक दरारें यहाँ पे बन रही है अंदर ही अंदर। और संरचनात्मक कमी की बात करें तो भारत में कच्चे मकान और अवैज्ञानिक नियोजन के कारण यहाँ पे रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता के झटके भी क्या है, भारी तबाही यहाँ पे लाते हैं, जबकि जापान में 7 तीव्रता के भी आसानी से यहाँ पे सहन कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा जापान में भूकंप रोज के डेली आते रहते हैं, तो वहाँ के घर क्या है ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि छोटे मोटे भूकंपों को तो ऐसे ही झेल लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे आपदा प्रबंधन रणनीति की, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग है एनडीएमए, ये शीर्ष संस्था है जो तत्कालीन और दीर्घकालीन नीतियां बनाने के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी शाखाओं में विभाजित है। अब बात करेंगे इसके बाद नया भारत का नया सिस्मिक जोन वर्गीकरण, जो कि यहाँ पे बात करें तो BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के पुराने रिक्टर स्केल के स्थान पर धरातलीय तबाही और वास्तविक असर को मापने के लिए मॉडिफाइड मर्केली स्केल यानी कि MM स्केल के आधार पर भारत को 4 सेस्मिक जोनों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जोन 1 को क्या पूरी तरह से आप समाप्त कर दिया है। अब बचे कितने जोन, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यानी कि टोटल 4 जोन बचे हैं। इसमें से देखते हैं जो सबसे कम तीव्रता वाला भूकंप है यानी कि 6 से कम आएगा तो जोन 2 में रखा जाता है। इसके अंतर्गत भारत का कुल भूभाग 46% क्षेत्रफल पे कवर करता है। अब बात करेंगे जोन 3 की, जो कि मध्यम तीव्रता का है, 7 तीव्रता का यानी कि 7.0 का। इसमें केरल, गुजरात, यहाँ पे आप ठीक है चलो इतने जरा देखने की जरूरत नहीं है। जो जोन 4 में है और जोन 5 में उसको देखते हैं। जोन 4 में 8, अगर रिक्टर स्केल पे 8 स्पीड से भूकंप आएगा तो जोन 4 में नापा जाएगा। और इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, यमुना, गंगा, दोआब, उत्तरी बिहार यानी कि ये
एक पट्टी है, ठीक है, ऐसे वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसके ही जितने रेंज में जो राज्य आ रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आ रही है, जोन 5 में आते हैं। और जोन 4 में, जोन 5 की बात करें तो यहाँ पे 9 तीव्रता का जब भूकंप आता है तो जोन 5 के अंतर्गत आता है। और संपूर्ण उत्तर भारत यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड का भी आता है अपना जोन 5 में, और गुजरात का कच्छ का रण, और उत्तर बिहार और सीमावर्ती भाग और अंडमान निकोबार सब एक इसमें आते हैं, जोन 5 में आते हैं। इसी क्रम में देखेंगे यहाँ पे जो माइंड मैप है, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेंट वन लाइन के रूप में यहाँ पे बना दिया, आप देख सकते हैं आराम से। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, ज्वालामुखी, जो कि यहाँ पे बात करें ज्वालामुखी और मैग्मे के स्वभाव की, तो मूल रूप से परिभाषा देखें इसकी, तो धरातल का वो छिद्र या विविर जिससे भूगर्भ का जो गर्म लावा होता है, देख सकते हैं आप, ये लावा के अंदर से निकलता है बाहर, जलवाष्प गैसें तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं, इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया की बात करते हैं, मैग्मा से बनने से लेकर धरातल के नीचे या ऊपर किसी भी भाग में ठंडे होकर जमने को पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। और सिलिका का प्रभाव इसमें, यदि सिलिका मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो तीव्र विस्फोटक उद्गार होगा, यानी कि ज्यादा होगा। मात्रा कम होने पर क्या होगा, उद्गार यानी कि विस्फोटक होगा, वो इरप्शन, वो शांत होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है, जो सिलिका है, सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करता है कि जो ज्वालामुखी है वो कितनी तेजी से यहाँ पे फटेगा। बात करें इसके बाद फेल्सिक समूह की, ये हरे रंग के खनिजों का समूह होता है जिसमें सिलिका की प्रधानता होती है। मुख्य रूप से सिलिकन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो क्वार्टज और फेल्सफार खनिज, चट्टानों में जो ग्रेनाइट है और रायोलाइट है, इसके मुख्य रूप हैं। बात करेंगे मैफिक की, तो मैफिक समूह गहरे रंग के होते हैं, लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुरता इसमें पाई जाती है। फेल्सिक और मैफिक के मध्यवर्ती गुण और खनिजों की बात करें तो अल्ट्रा मैफिक यहाँ पे इनको कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसका, ओलिविन और पैरोक्सिन, यहाँ पे इसके उदाहरण है। चट्टानों में बात करें तो गैब्रो और बेसाल्ट यानी कि बाहरी चट्टाने यहाँ पे उदाहरण है। अब देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया से निकले हुए पदार्थ है, तो यहाँ पे चट्टानी टुकड़ों की बात करें तो ज्वालामुखी बड़े टुकड़े जैसे कि कई फीट तक इसके व्यास होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं। और लेपिली की बात करते हैं तो मटर के दाने जैसे अखरोट के समान छोटे छोटे विखंडित टुकड़े होते हैं। और तीसरे होते हैं पायरोक्लास्ट, जो कि धरातल तोड़कर सबसे पहले निकलने वाले विशाल खंड होते हैं। जैसे धरातल है, अब जब यहाँ से निकलेगा ज्वालामुखी तो ये इसको सबसे पहले धरातल को तो तोड़ेगा और उसी को बोलते हैं पायरोक्लास्ट। बात करें इसमें बारीक कण और प्यूमिस की, तो धूल और राख निकलती है जिसमें अत्यधिक बारीक चट्टानी कण होते हैं जो पर्वत के नीचे यानी कि फुट हिल्स में जमा हो जाते हैं। प्यूमिस की बात करें तो पानी से भी कम घनत्व वाले खोखले झावा टुकड़े जो कि जल पर आसानी से तैर सकते हैं, इसको बोलते हैं। अब बात करेंगे लावा होता है जो, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, तो ये एसिडिक लावा होता है जिसमें सिलिका बाहुल्य रूप से होता है, यानी कि सिलिका की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसको बोलते हैं एसिडिक लावा, अम्लीय लावा होता है वो। इसका रंग पीला होता है और अत्यधिक गाढ़ा व चिपचिपाया होता है। और दूसरा होता है बेसिक यानी कि क्षारीय लावा, ये गहरे काले रंग का होता है, भारी होता है और अत्यंत पतला और दूर तक बहने वाला होता है। तो समझ में आ गया, दो प्रकार का यहाँ पे लावा होता है। बात करेंगे अब इसके बाद प्रमुख अंतर्जात आकृतियां, जिसमें है बेथोलिथ, ये अत्यधिक गहराई में मैग्मा का विशाल गुंबदाकार यानी कि जमाव यहाँ पे ग्रेनाइट होता है, इसको बोलते हैं बेथोलिथ, ये है, ठीक है, बेथोलिथ, अंदर बहुत बड़ा जमाव होता है लावा का। बात करेंगे इसके बाद लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, उत्तल ढाल वाला छातानुमा आकृति यहाँ पे होती है, ये होती है लेकोलिथ, ठीक है, छातानुमा आकृति होती है इसकी, लेकोलिथ कहलाती है। और लोपोलिथ और फैकोलिथ की बात करें तो लोपोलिथ तस्तरी नुमा अवतल जमा होता है, यहाँ पे है लोपोलिथ, ठीक है, कहाँ पे है लोपोलिथ, अभी इसमें दिख नहीं रहा है, चलो देख लेंगे, कोई नहीं। जबकि क्या है फैकोलिथ का होता है लहरदार यानी कि अपनति या अभिनति यानी कि ऊपर नीचे होता है इसके, ठीक है, क्या होता है फैकोलिथ, ठीक है, ऊपर नीचे होता है ऐसे करके। इसके बाद देखें सिल और सीट, तो ये चट्टानी पर्वतों के बीच क्षैतिज समानांतर पतली परत होती है, सिल ये है, ठीक है, पतली परत ये सिल और सीट ये उसको बोलते हैं। डाइक की बात करें तो लंबवत खड़ी दीवार की तरह खड़े रूप में जमा होती है,
इसको बोलते हैं डाइक, ठीक है, जो ऐसे करके खड़ी है ऐसे करके, ठीक, इसको बोलते हैं डाइक। तो ये थी अंतर जाते, यानी कि अंदर जो ज्वालामुखी रुक जाते हैं यहाँ पे, पूरे पहुंचते नहीं है बाहर तक, उनको बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करें इसी क्रम में, जो बाहरी ज्वालामुखी होते हैं शंकु प्रकार के, जिसमें पहला टाइप है पिलियन तुल्य, यानी कि पहला टाइप है पिलियन प्रकार के। ये सर्वाधिक हिंसक और विनाशकारी होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो गाढ़ा अम्लीय लावा होने के कारण ये हर नया विस्फोट पुराने शंकु को तोड़ देता है। उदाहरण के लिए माउंट पीली, क्राकाताओ और माउंट ताल इसके एग्जाम्पल हैं। बात करेंगे इसी क्रम में वल्केनो तुल्य। ये गैसों के अत्यंत तीव्र निकास के कारण दूर से देखने पर इनके धुएं क्या होते हैं, बादल बिल्कुल फूल गोभी के आकार के दिखाई देते हैं, जैसे विसुवियस ज्वालामुखी है। बात करें इस क्रम में स्ट्रोम्बेली तुल्य के, तो ये अम्ल की मात्रा इसमें मध्यम रहती है और ये सामान्यतः बड़े विस्फोट नहीं करते और लावा मार्ग हमेशा क्या है, खुला रहता है इनका। और हवाईयन की बात करें तो अत्यंत शांत होते हैं, पतला क्षारीय लावा दूर तक फैलकर कम ऊंचाई और विस्तृत शील्ड शंकु यहाँ पे बनाता है, जैसे कि यहाँ पे मोना लोवा ज्वालामुखी। अब बात करेंगे शंकुओं का संरचनात्मक वर्गीकरण। जो शंकु होते हैं इसमें पहला है सिंडर या राख का शंकु। ये केवल ज्वालामुखी की सूखी राख और विखंडित पदार्थों से निर्मित होता है और अवतल ढाल होता है इसका, तरल लावा अनुपस्थित यहाँ पे होता है, नहीं कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे लावा नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका है पैराक्विटिन, यानी कि मैक्सिको और इजाल्को, ठीक। अम्लीय लावा की बात करें, अब अम्लीय लावा शंकु की, तो ये सिलिका की मात्रा प्रचुरता में होती है। जहां पर भी अम्लीय होगा वो सिलिका में यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। मुख के समीप यहाँ पे जमकर तीखा ढाल होता है और संकीर्ण फैलाव इसमें होता है, जैसे कि विभिन्न अम्लीय डोम यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मिश्रित यानी कि कंपोजिट शंकु की बात करें तो राख, सिंडर और लावा की सुडौल वैकल्पिक परतें होती हैं। अत्यंत ऊंचे और अत्यंत सुदूर पर्वत यहाँ पे देखे जाते हैं, जो जैसा कि फ्यूजियामा यानी कि जापान का, मेयान और रेनियर इसके एग्जाम्पल हैं। इसी क्रम में देखें पैरासिक्टिक यानी कि परिपोषित शंकु, जो कि मुख्य नली के अवरुद्ध होने या टूटने से बगल की उपनली द्वारा यहाँ पे ढाल पे बन जाता है, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है माउंट सस्तिना जो कि यूएसए का है। इसी क्रम में देखें क्रेटर, काल्डेरा और विशिष्ट रूप। यहाँ पे क्रेटर क्या होता है ना, यहाँ पे ये सबसे पहले तो उदाहरण देख लेते हैं आप। क्रेटर क्या है, लोनार झील का उदाहरण है। लोनार झील क्या है, क्रेटर का ही उदाहरण है। इसका होता क्या है, ये कीपाकार गर्त क्रेटर होता है, यानी कि कीप के आकार का होता है और विशालतम रूप से सुपर कॉल्डेरा, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है सबसे बड़ा वो है इंडोनेशिया की लेक टोबा। ज्वालामुखी की बात करें तो नदी में जमे गाढ़े लावे का स्तंभ है। इसके संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, डायट्रेम बोलते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखें तो शीप रॉक और डेविल्स टावर यहाँ पे इसके उदाहरण हैं। गीजर और धुआरे की बात करें तो गर्म जल के फुहारे, जैसे कि एग्जांपल देखें ओल्ड फैथफुल गीजर। ये क्या है, अलास्का के कटमई पर्वत, जैसे कि हजारों धुआंधारों की घाटी इसको कहते हैं। बात करें इसी क्रम में दरारी उद्वेदन की, तो शांत लावा बिछने से बने जो पठार हैं, जैसे कि भारत का दक्कन का पठार है, इसका यह एग्जाम्पल है। अब इसी क्रम में देखें अगला जो है सक्रियता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ज्वालामुखियों का, जिसमें पहला है डोरमेंट यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, जो कि क्या है बहुत लंबे समय से एकांत शांत, किंतु भविष्य में क्या है अचानक कभी भी भयंकर विस्फोट कर सकता है, जैसे कि विसुवियस, फ्यूजियामा, नारकोंडम द्वीप। अब एक्टिव ज्वालामुखी जो होते हैं वो हमेशा लावा, गैस और राख का उत्सर्जन करते रहते हैं। विश्व में 500 से यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे में स्ट्रोम्बेली, एटना, कोटोपैक्सी, बैरेन द्वीप। यहाँ पे बैरेन द्वीप जो है भारत का है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। अब बात करेंगे मृत यानी कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, जो कि हजारों वर्षों से शांत है और भविष्य में पुनः कभी भी यहाँ पे विस्फोट की कोई भी संभावना नहीं है, उनको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो माउंट किलिमंजारो, पोपा, देमबंद और कोह सुल्तान यहाँ पे देखते हैं। अब बात करेंगे वैश्विक वितरण और प्रशांत अग्निवलय की, यानी कि फायर। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर का अग्निवलय की बात करें, जो कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे विश्व के लगभग 2/3 यानी कि 66% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के इसी क्षेत्र में आते हैं। मध्य अटलांटिक की बात करें
तो यहाँ पे अपसारी रचनात्मक प्लेट किनारों पर कटक निर्माणकारी शांत दरारें उद्धार यहाँ पे होता है, जैसे कि हेकला और लॉकिंग। और तीसरा है प्लेट विवर्तनिक विनिर्देश। इसमें विश्व के 80% ज्वालामुखी क्या है, अभिसारी विनाशनात्मक किनारों पर और 15% रचनात्मक किनारों पर आते रहते हैं। तो ये थी ज्वालामुखी के चैप्टर की। अब बात करेंगे, लास्ट चैप्टर है चट्टानों के बारे में, जिसमें संरचना और वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे परिचय की बात कर लेते हैं। पहले चट्टानें होती क्या? ये चट्टानें यानी कि रॉक्स, क्रस्ट में मिले वाले जो सभी मुलायम यानी कि मिट्टी और खड़िया और कठोर यानी कि ग्रेनाइट पदार्थ है, ये चट्टान कहलाते हैं। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में कुल 110 तत्व पाए जाते हैं। 98% भाग का निर्माण क्या केवल 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है। और खनिजों की बात करें तो 2000 से ज्यादा खनिज, और 2000 जैसे ज्यादा खनिज छुपे, सबसे ज्यादा जो मुख्य खनिज होते हैं वो 24 होते हैं। तो ये तो हो गई आपके कैसे यानी कि केमिकल जो संगठन होता है चट्टान का किसी का भी, तो उसकी बात हो गई। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्रस्ट के जो जो सबसे ऊपर होती है ना क्रस्ट भाग में, पृथ्वी के क्रस्ट में, उसके ऊपर प्रमुख 8 तत्व होते हैं द्रव्यमान के आधार पर, जिसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये टोटल 12% का निर्माण करते हैं। अब इसी क्रम में देख लेंगे प्रमुख चट्टान और निर्माता खनिज की। तो यहाँ पे खनिज वर्ग पे पहला है सिलिकेट वर्ग, जो कि इसके प्रमुख खनिज कौन से हैं? फेल्सपार, अभ्रक यानी कि माइका और एम्बीबोल्स। दूसरा है ऑक्साइड वर्ग के, जिसमें क्वार्टज आ जाता है, हेमेटाइट आ जाता है। तीसरा है कार्बोनेट वर्ग, जिसमें कैल्साइट और डोलामाइट यहाँ पे होते हैं। और चौथा है अन्य प्रमुख, जिसमें पायरोक्सिन और ओलिविन देखे जा सकते हैं। बात करेंगे आग्नेय चट्टान की, जो कि पृथ्वी की प्राथमिक सेल भी कहलाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखो आग्नेय चट्टान की, ये इसका निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होकर जमने से हुआ है। यानी कि जब इरप्शन होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा होता है वो जब निकलता है, बहता है फिर नीचे, और उसके बाद वो ठंडा होके जब वो बन जाता है चट्टान के रूप में, तो उसको ही बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये रवेदार होती हैं यानी कि क्रिस्टलाइन होती हैं, और इसमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि देखो ऐसे याद कर लो ना, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान बनती है ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी में फॉसिल्स कहाँ से मिलेंगे, जीवाश्म कहाँ से मिलेंगे? वहां पे तो जीवाश्म का कोई जीव का कोई अंश ही नहीं बचेगा, है ना। अब बात करेंगे परतें की, तो इनमें कभी भी परतें नहीं पाई जाती हैं। और विस्तार की बात करें तो संपूर्ण क्रस्ट का लगभग 90% भाग इनसे बना हुआ है, यानी कि जो पूरा क्रस्ट है हमारा ऊपर का हिस्सा, 90% भाग तो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। अब इसी क्रम में बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के प्रकार और स्थिति के आधार पर हम देखेंगे। तो पहला है पाताली यानी कि प्लूटोनिक। ये अत्यधिक गहराई में धीमे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े रवे यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। आप खुदाई करेंगे जब, तो वहां पे ग्रेनाइट जो होती है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है। अब बात करें इसमें मध्यवर्ती के बीच में, यहाँ पे अर्थ के, तो यह मैग्मा दरारों या नलियों में बीच में जमता रहता है, जैसे कि बैथोलिथ, सिल और डाई। अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल को आपको फोटो दिखा के बताया था। तो ये है। अब इसके बाद बात करेंगे बाहरी यानी कि एक्सट्रूसिव की। तो धरातल पर जब तेजी से जमने के कारण छोटे छोटे रवे में ये जो बन जाती हैं, इनको ही क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव टाइप की। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट यानी कि काली मिट्टी का जो स्रोत है वो इसी प्रकार के चट्टानें हैं। अब ठीक हो गया आग्नेय। अब बात करेंगे अवसादी चट्टानों की, जो कि परतदार सेल होती है। इसमें बात करें इसकी परिभाषा की, तो जो पुरानी चट्टानें होती हैं मलबे अवसादों के परतों के रूप में जम जाते हैं, जब वो तब बनती है अवसादी चट्टानें। आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी बात करें तो इन्हें प्रस्तरित चट्टानें भी कहते हैं। और जीवाश्म की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है, यानी कि फॉसिल से दबते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक टाइम के बाद जैसे कोई भी जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे, वो दबते रहते हैं, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर बनती रहती है। अब बात करें इसके बाद, तो ये धरातल के 75% भाग पर फैली हुई है, लेकिन क्रस्ट के कुल निर्माण में इसका योगदान केवल और केवल 5% है। आप इसी क्रम में देखें अवसादी सेलों का कुल संगठन, जिसमें सेल के रूप में 80%, बलुआ पत्थर 12% और चूना पत्थर इसमें 8% होता है। और जैविक अवशेष जैसे कि पेड़ पौधे और जीव का योगदान इसमें सर्वाधिक कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कम।
इसी क्रम में देखेंगे तीसरी जो चट्टान है वो है रूपांतरित यानी कि कायांतरित शैल। इसका निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, इसके कारण क्या होता है, आग्नेय और अवसादी जो चट्टान है इनका जब ट्रांसफर हो क्या बोलते हैं इसको, चेंज हो जाता है इनका, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, तो इसी से क्या बनती है, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इसका नाम है देखो रूपांतरित, है रूप का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है और रासायनिक और भौतिक संगठन पूरी तरह यहाँ पे बदल जाता है, क्योंकि इनका चेंजेस हो जाता है केमिकल तौर पे भी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, देखो जीवाश्म इसमें भी नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि रूपांतरित में भी नहीं पाए जा रहे हैं, और अवसादी में भी नहीं पाए जा रहे हैं। ओनली और किस में पाए जा रहे हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी में भी, अवसादी में पाए जा रहे हैं, आग्नेय में नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, आग्नेय यानी कि ज्वालामुखी वाले में नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि किस में यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे चट्टान का चक्र यानी कि प्रकृति की निरंतर प्रक्रिया से। तो यहाँ पे बात करें तो जब मैग्मा देखो फटा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा तो मैग्मा निकला, मैग्मा से क्या बनी, आग्नेय चट्टान बनी। जब वो चट्टान है मैग्मा ठंडा हो गया, ठीक हो गया। अब आग्नेय से क्या बात, आग्नेय से बनी अवसादी चट्टान। वो क्यों बनी, क्योंकि आग्नेय का ही क्या हुआ, अपक्षय हुआ और अपरदन हुआ, तो वो अवसादी बन गई। उसके बाद परत बाय परत, लेयर बाय लेयर लगी तो अवसादी बन गई। और अवसादी का ही जब ट्रांसफर हुआ रूपांतरित में, किसके कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तो क्या हो गई, रूपांतरित चट्टानों में रूप यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे रूपांतरित के बाद क्या हुआ, मैग्मा अत्यधिक पिघलने से फिर से ये मैग्मा बन गई। तो कहने का मतलब है पूरा क्या है, एक साइकिल है इनका। अब बात करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन की। आग्नेय चट्टान जो है प्राथमिक होती है, रवेदार होती है, जीवाश्म रहित होती है। अवसादी जो होती है परतदार होती है, जीवाश्म युक्त होती है और 75% है धरातल पे फैली हुई। और रूपांतरित की बात करें तो कठोरतम यानी कि सबसे ज्यादा कठोर होती है, और टेम्परेचर और प्रेशर का परिणाम ये देखने को यहाँ पे मिलता है। बेसाल्ट की बात करें तो इसके बेसाल्ट के टूटने से काली यानी कि रेगूर मिट्टी यहाँ पे बनती है। ग्रेनाइट की बात करें तो पाताली आग्नेय शैल का उदाहरण है, और चूना पत्थर की बात करें तो कायांतरित संगमरमर में होता है। और दोस्तों चट्टानें क्या है ना, पृथ्वी के इतिहास की लिपि हैं, जिन्हें हम खनिज और संरचना के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि क्या एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं रिवीजन ही क्या है, सिलेक्शन का असली सीक्रेट है। और आपकी इसी तैयारी को पक्का करने के लिए इस 180 डे सीरीज के साइड बाय साइड क्या है, हम रिवीजन भी करेंगे रिवीजन सीरीज में। इसमें हर चैप्टर के बाद हम अटेम्प्ट करेंगे 30 या 30 से ज्यादा, अभी जैसे कोई 4-5 इसमें चैप्टर हो गए तो इससे ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और ये वही क्वेश्चन होंगे जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी ने अपने पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने तक पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा शुरू से अंत तक। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट यहाँ पर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।